पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू का विरोध करने के कारण द्वारका प्रसाद मिश्र को कांग्रेस की राजनीति से हाशिए में ढकेल दिया गया। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ जो उससे पहले और उसके बाद कभी नहीं हुआ था। जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी टिकट गंवाने के सदमे में अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन वहीं से एक ऐसे कहानी की भी शुरुआत हुई जिस कहानी ने दोबारा द्वारका प्रसाद मिश्र को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के राजनीतिक किस्सों कहानियों की एक खास सीरीज, जिसमें हम आज बात करेंगे कैसे द्वारका प्रसाद मिश्र को टिकट दिलाने के लिए पहुंचे रविशंकर शुक्ल को अपनी जान देनी पड़ी और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने दोबारा द्वारका प्रसाद मिश्र को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। द्वारका प्रसाद मिश्र राजनीति के हाशिए में बैठे हुए थे। लगभग 12 सालों तक वो राजनीति से पूरे तरीके से बाहर रहे। लेकिन जब द्वारका प्रसाद मिश्र शुरू में राजनीति से बाहर हुए थे, उसके बाद 1957 के विधानसभा चुनाव होने थे। इन चुनावों के लिए महाकौशल कांग्रेस कमेटी से जो लिस्ट आई, उस लिस्ट में द्वारका प्रसाद मिश्र का भी नाम था। कुछ लोगों ने रविशंकर शुक्ल ये लिस्ट लेकर जवाहरलाल नेहरू के पास जाने वाले थे। कुछ लोगों ने उनको समझाया भी कि देखिए भाई साहब, इनकी आपस में पटती नहीं है, नाम लेकर ना जाओ, दिक्कत हो जाएगी। रविशंकर शुक्ल बोले कि इसमें मैंने थोड़ी दिया है, गोविंद दास जी हैं महाकौशल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनकी तरफ से नाम आया है, मैं लेके जा रहा हूँ। इन नामों की सूची लेकर रविशंकर शुक्ल दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में 30 दिसंबर 1956 को उनकी मुलाकात मौलाना अबुल कलाम आजाद से हुई, जो उस समय कांग्रेस की ये सारी चीजें देख रहे थे, जिम्मेदार थे। उन्होंने बातों बातों में रविशंकर शुक्ल से कहा कि शुक्ल जी, अब कांग्रेस पार्टी आपकी प्रतिभाओं का दूसरे तरीके से उपयोग करना चाहती है। इतना सुनना था और रविशंकर शुक्ल समझ गए कि द्वारका प्रसाद मिश्र को टिकट मिलना तो दूर की बात है, अब उनकी भी टिकट शायद कटने वाली है। इसके बाद रविशंकर शुक्ल रेस्ट हाउस पहुंचे और उसके बाद उसके अगले ही दिन 31 दिसंबर 1956 को रविशंकर शुक्ल का देहांत हो गया। रविशंकर शुक्ल के देहांत के बाद 1 जनवरी 1957 को इंदौर कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन होना था। इस अधिवेशन से पहले भगवत राय मंडलोई को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ ही तख्तमल जैन नाराज हो गए। है कि तख्तमल जैन ये मानते थे कि वो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और रविशंकर शुक्ल के बाद किसी की जिम्मेदारी है, किसी का दावा है मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, तो तख्तमल जैन का है। लेकिन इस बीच में गोविंद बल्लभ पंत ने, जो गृह मंत्री थे, उन्होंने बताया कि संभावना है कि कैलाशनाथ काटजू को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू की भी सहमति थी और आखिरकार कैलाशनाथ काटजू कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन गए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। कैलाशनाथ काटजू का पूरा शासनकाल उनको एक तरीके से कमजोर नेता कहा गया, लेकिन उन्होंने जो व्यवस्था जमाई वो काफी ईमानदार व्यवस्था थी, प्रतिबद्ध व्यवस्था थी। उन्होंने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको राजनीति से बाहर रखने की कोशिश की और विकास के प्रति उनका समर्पण भी था। एक घटना से ये चीज समझ में आती है कि उस समय चंबल पर जो गांधी सागर जलाशय है वो बनना था, चंबल परियोजना बननी थी, इसके लिए प्रस्ताव जा चुका था और जो योजना आयोग है उसने लगभग सारी सहमतियां दे दी थी, लेकिन पैसे की दिक्कत आ रही थी। इसके कारण चंबल परियोजना का आखिरी जो अनुमति है वो मिल नहीं पा रही थी, काम शुरू नहीं हो पा रहा था। ऐसे में कैलाशनाथ काटजू ने तय किया कि इसके खर्च का 25% हम जनता से लेंगे, जनता से जुटाएंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश के अल्प बचत में जितनी भी राशि होगी वो पूरी की पूरी इस चंबल परियोजना को बनाने में लगाई जाएगी। और उनके परिश्रम का परिणाम था कि आखिरकार ये चंबल परियोजना बनकर तैयार हुई, गांधी सागर जलाशय बनकर तैयार हुआ। उस न जाने कितने किसानों की जिंदगी सुधरी। इन सब के बाद कैलाशनाथ काटजू को चंबल साहब के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन अब हम लौट कर अपनी कहानी पर आते हैं। द्वारका प्रसाद मिश्र को टिकट दिलवाने के कारण रविशंकर शुक्ल के ऊपर नाराजगी आई केंद्रीय नेतृत्व की। उनको अपनी भी टिकट गंवानी पड़ी और साथ में अपने प्राण भी देने पड़े। इसके बाद इन भगवत राय मंडलोई
कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने और उसके बाद कैलाशनाथ काटजू को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब कैलाशनाथ काटजू मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन उस समय तक कांग्रेस के अंदर जो भीतरी कलह है, भीतरी उठापटक है, वो काफी मजबूत हो गई थी। इन सब के कारण अच्छा काम करने के बावजूद भी 1962 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो जाबरा से कैलाशनाथ काटजू हार गए और उनको हराया था जनसंघ के युवा नेता लक्ष्मी नारायण पांडे ने। पूरी जगह खबर थी कि नेतृत्व के पास भी खबर पहुंची कि कैलाशनाथ काटजू को जनसंघ ने नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं ने ही हराया है। लेकिन उसी 1962 में एक दूसरी चीज भी हुई। भारत चीन के साथ युद्ध हार गया और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू कमजोर हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू राजनीतिक तौर पर भी कमजोर हुए और शारीरिक तौर पर भी, कहते हैं कि वो अवसाद में चले गए थे। इसके बाद कांग्रेस के अंदर जब ये सब कुछ चल रहा था, उस समय 1962 में भी द्वारका प्रसाद मिश्र को टिकट नहीं मिली थी। लेकिन द्वारका प्रसाद मिश्र ने क्या किया कि एक गांधी परिवार के क्लोज थे उमाशंकर दीक्षित। उमाशंकर दीक्षित के माध्यम से इन्होंने दोस्ती करनी शुरू की इंदिरा गांधी से। उस समय इंदिरा गांधी देश भर में नागरिक समितियां बना रही थी, जिम्मेदारी उनके पास थी। तो उन्होंने एक उप समिति का अध्यक्ष बनाया द्वारका प्रसाद मिश्र को। अब द्वारका प्रसाद मिश्र का जो काम करने का तरीका था, जो उनका डेडिकेशन था, वो इंदिरा गांधी को अच्छा लगा। और उस समय तक इंदिरा गांधी अपनी राजनीतिक टीम बनाने की भी कोशिश कर रही थी। जो भगवंत राय मंडलोई उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनको हटाना भी था इंदिरा गांधी ये चाहती थी, क्योंकि उनको पसंद नहीं थे भगवंत राय मंडलोई। तो इंदिरा गांधी की कृपा हुई और इंदिरा गांधी की कृपा के बाद 1963 में कसडोल विधानसभा में उपचुनाव होने थे। उन उपचुनाव में द्वारका प्रसाद मिश्र को विधानसभा का टिकट मिला 12 सालों के बाद। 12 सालों के बाद वापस द्वारका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में थे और उनके सर पर हाथ था इंदिरा गांधी का। इसके बाद द्वारका प्रसाद मिश्र ने एक राजनीतिक चाल चली, मास्टर स्ट्रोक चला, चेकमेट चला। तब तक जब तक उपचुनाव में जीत के आए द्वारका प्रसाद मिश्र, तब तक कैलाशनाथ काटजू भी एक दूसरी सीट से जीत कर आ गए थे। दरअसल नरसिंहगढ़ की जो सीट थी वो खाली हुई थी, क्योंकि वहां से जो जीते थे राजा भानु प्रकाश सिंह, वो लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव जीते थे। तो उन्होंने लोकसभा में रहना चुना और विधानसभा की सीट खाली कर दी। वहां की सीट से कैलाशनाथ काटजू जीत गए। बातें चलने लगी कि दोबारा कैलाशनाथ काटजू को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इधर दूसरी तरफ हमारे तकमल जैन भी थे दूसरे उम्मीदवार, उनको ही बनना था। ऐसे में द्वारका प्रसाद मिश्र ने यह प्रस्ताव रखा कि अगर सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री चुना जाता है तो मैं कैलाशनाथ काटजू को मुख्यमंत्री स्वीकार करता हूं, वरना अगर चुनाव की बारी आई तो भैया एक उम्मीदवार हम भी होंगे। अब इस पर कैलाशनाथ काटजू भी तैयार हो गए और ये बात द्वारका प्रसाद मिश्र बखूबी जानते थे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जितनी उठापटक, जितना गुटबाजी कांग्रेस के अंदर हो रही है, इसमें सर्वसम्मति से चुनाव होगा नहीं। आखिरकार जगजीवन राम को पर्यवेक्षक बना के भेजा गया केंद्र से और सर्वसम्मति से चुनाव नहीं हुआ और द्वारका प्रसाद मिश्र ने स्वयं को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। आखिरकार कैलाशनाथ काटजू हार गए और द्वारका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 30 सितंबर 1963 को द्वारका प्रसाद मिश्र ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उनका 12 वर्षों का राजनीतिक वनवास खत्म हुआ। कैसी लगी आपको एक कहानी? कैसा लगा आपको द्वारका प्रसाद मिश्र की किस्मत का बदलना? अगर इस तरह की और राजनीतिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ जाइए। अगर आप मध्य प्रदेश की राजनीति की कोई कहानी जानते हैं, कोई बात हमसे साझा करना चाहते हो, तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।